तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि वैन हेलमोंट साहब ने हमें ये बताया कि चूहा कैसे बनाया जा सकता है। अब हम उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे और हम जानते हैं कि ये बात चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि हम एक साइंटिस्ट हैं तो वी डू नॉट क्रिटिसाइज जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। वी विल हैव टू एग्जैक्टली टेल व्हाट एग्जैक्टली इज रॉन्ग एंड वी विल हैव टू टेल द ऑल्टरनेटिव ऑफ इट। हमें उसका ऑल्टरनेट बताना पड़ेगा या उनके जो स्टेटमेंट है उसके लिए कोई आपको एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना पड़ेगा जिसे आप कंक्लूसिवली डिस्प्रूव करेंगे, तभी आपके पास क्रिटिसिज्म का हक है। दिस इज व्हाट साइंटिस्ट्स डू। साइंटिस्ट ये काम करते हैं, दे डू नॉट क्रिटिसाइज जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। सो मैं जिस साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं, सो वी आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स द डिस्प्रूविंग ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरीज इन द डेवलपमेंट ऑफ द बायोलॉजी। देखिए, सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज फ्रांसिस्को रेड्डी। सो फ्रांसिस्को रेड्डी ने ये एक्सपेरिमेंट किया। माइंड यू, मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, मेटाफिजिकल टॉपिक है, हमें पक्के तौर पे नहीं पता क्या हुआ, हम बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस आपके सामने रख रहे हैं। इस चीज़ की बहुत कम संभावना है कि हम बहुत ज़्यादा गलत हों। हो सकता है कि थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वो लेटर ऑन हमें नई रिसर्च की लाइट में करना पड़े, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट साइंटिफिक एविडेंस दैट आई एम पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ये भी एक मेंटालिटी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या किया कि उन्होंने 2 सेट्स लिए। तो देखिए, जार ले लिया, ग्लास जार, 1 2 3, 1 2 3। सो 3 जार्स ले लिए ग्लास के। आपने इसको कहा ए सेटअप और इसको आपने कहा बी सेटअप। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए, एक छोटा सा टर्म आपको पता होना चाहिए, इसे हम कहते हैं कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में हमेशा, तो साइंटिफिकली बहुत वैलिड एक्सपेरिमेंट कौन सा होता है? कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। इसमें आप 2 सेटअप लगाते हैं, एक को आप कंट्रोल सेटअप कहते हैं, एक को आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप कहते हैं। एंड बोथ सेटअप्स आर सिमिलर इन ऑल वेरिएबल्स एक्सेप्ट द वेरिएबल दैट इज टू बी टेस्टेड। तो इसको मैं समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक क्रूड एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं ये पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि सिगरेट स्मोकिंग, इज इट अ रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक का रिस्क है कि नहीं है? तो एक तो बेवकूफ़ी का तरीका हो सकता है, मैं 10-20 लोगों को लूँ, रोज़ उनको 3-4 सिगरेट के पैकेट दूँ और माचिस भी साथ में दे दूँ और उन्हें कहूँ कि रोज़ पियो, इसको देखते हैं क्या होता है बाद में। तो दिस वुड बी अ नॉनसेंस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 सबसेट्स ले लिए पेशेंट्स के, या पेशेंट्स नहीं कहना चाहिए, ह्यूमन बींग्स के। एक को आपने कहा कंट्रोल, एक को आपने कहा एक्सपेरिमेंटल। और आपने ये देखा कि एज मोर देन 40 ईयर्स इज अ रिस्क फैक्टर। तो इन दोनों सेटअप में हर एक इंडिविजुअल की एज कंपैरेबल थी। लेट अस से आपने कहा कि 20 लोग आपने यहां ले लिए, 20 लोग आपने यहां ले लिए। माइंड यू, आई एम गिविंग यू अ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। फिर आपने ये कहा कि जो मेल सेक्स है वो अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। तो दोनों सेटअप में सारे इंडिविजुअल्स मेल ले लिए हमने। तो देखिए, मैं सारे वेरिएबल्स को सेम रखता जा रहा हूं। फिर आपने ये कहा कि टाइप ए पर्सनैलिटी, तो यहां पर भी दोनों टाइप ए पर्सनैलिटी। इस तरह के टाइप ए पर्सनैलिटी ऐसे लोगों को कहते हैं विच आर गोल ड्रिवन पीपल, मैनेजमेंट पीपल, एग्जीक्यूटिव्स, जो इस तरह की जो हाई टेंशन वाली जॉब्स करते हैं। इसके बाद आपने ये कहा कि ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन, सो कंपेरेबल ब्लड प्रेशर ले लिया। देन यू सेड लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह का लेवल, ये कंपेरेबल होना चाहिए दोनों सेटअप में। फिर आपने ये कहा डायबिटीज मेलाइटस, कंपेरेबल होना चाहिए। लेकिन अब जब आपने सिगरेट स्मोकिंग की बात करनी है तो एक स्मोकर है, दैट वुड बी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, दिस वुड बी स्मोकर एंड दीज विल बी नॉन स्मोकर। आप समझ गए मैंने क्या किया? मैंने सारे वेरिएबल्स को सेम रखा और एक वेरिएबल जिसे मुझे टेस्ट करना था उसको मैंने चेंज कर दिया। अब अगर मान लीजिए यहां पर जो है, मान लीजिए मायोकार्डियल इंफार्क्शन की इंसिडेंस ज्यादा है, तब मैं एक कॉजल रिलेशन फाइंड कर सकता हूं। ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ वर्क इज स्टिल टू बी डन बिफोर इट इज एस्टैब्लिश्ड, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि द साइंटिफिकली वैलिड एक्सपेरिमेंट्स, इट विल बी ग्रेट इफ यू आर एबल टू डू अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। अगर आप एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते हैं तब आप देखिए कि इसकी वैलिडिटी ज्यादा होती है। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। सो कोरोना एपिडेमिक, दे आर ट्राइंग टू डेवलप अ वैक्सीन अगेंस्ट इट। तो वैक्सीन में क्लिनिकल ट्रायल करते हैं।
तो आप जानते हैं फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। सो कई सारे फेज के क्या होते हैं क्लिनिकल ट्रायल। तो क्लिनिकल ट्रायल में क्या करते हैं वो, तो जब ह्यूमन ट्रायल करते हैं तो कुछ ह्यूमन हेल्दी वॉलंटियर्स को वो वैक्सीन जो एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है उसका शॉट लगाते हैं, लेकिन उतने ही लोगों को एक प्लासिबो लगाते हैं। प्लासिबो वो चीज हो गई जिसमें कोई ड्रग नहीं है। So they are serving as a control. They are serving as a control. How do you know that this vaccine is actually effective? तो आप ये देखेंगे कि प्लासिबो जिसको आपने दिया, जिसमें ड्रग नहीं थी, उससे अगर इनमें रिजल्ट्स बेटर हैं तब आप कहेंगे कि यस इट वर्क्स। सो आप समझ रहे हैं, इस तरह से जो है साइंस में आपको एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट अगर आप करेंगे तो उसकी वैलिडिटी बढ़ती चली जाएगी। दे आर कंसिडर्ड द बेस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो फ्रांसिस्को रेड्डी साहब ने भी 2 काम किए, उन्होंने 2 सेटअप लगा दिए और दोनों के पहले में एक अननोन ऑब्जेक्ट रख दिया, दूसरे में उन्होंने फिश का मीट रख दिया और तीसरे में उन्होंने व्हील रख दिया। व्हील मतलब कैटल मीट को आप कह सकते हैं व्हील। अब उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो पहला सेटअप था इसको उन्होंने गॉज से कवर कर दिया। तो देखिए तीनों जार को गॉज से कवर कर दिया और इनको ओपन छोड़ दिया। बड़े ध्यान से देखिएगा इस चीज को। तो गॉज को मैं एक छोटा सा आपको रफ आइडिया दे देता हूं गॉज का। तो आपके घर में जो बैंडेज होती है जिससे पट्टी कहते हैं, चोट लग जाती है तो पट्टी की जाती है उसके ऊपर, वो जाली जाली जैसी चीज होती है, इंटरलेसिंग नेटवर्क होता है, आपने देखा होगा धागों का। तो आप एक सिग्निफिकेंट लेंथ ले लीजिए और उसको फोल्ड करिए। कई बार फोल्ड कर दिए तो आपके पास एक स्क्वायर सी चीज बन जाएगी, उसे आप गॉज कह सकते हैं। सो जस्ट गिविंग यू एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज अ गॉज। देयर मस्ट बी इंटरलेसिंग इन डिफरेंट थिंग एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द gauge that air is able to enter but the flies are not able to enter. तो गॉज के थ्रू एयर तो जा सकती है, फ्लाइज नहीं जा सकती। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। अब बड़ी आसान बात थी, उन्होंने ये देखा कि यहां पर जहां पर फ्लाइज बड़ी आसानी से अंदर बाहर जा रही थी, यहां पर तो मैगट्स अपीयर हो गए लेकिन यहां पर मैगट्स अपीयर नहीं हुए। सो कंक्लूजन आप ड्रॉ कीजिए। अब तो बड़ा सिंपल, मैंने आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट रखा, अब आप अपना दिमाग लगाइए। व्हाट इन्फरेंस कैन यू ड्रॉ। तो अब आप ये देखिए कि इसका मतलब ये हुआ कि जहां फ्लाइज जा रही थी तभी आपने देखा कि लाइफ अपीयर हुई, तो इसका मतलब बायोजेनेसिस है। ये बायोजेनेसिस नहीं है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं हो रहा है। एक काम और किया इन्होंने एक काम और किया कि एक और एक्सपेरिमेंट किया, और एक और एक्सपेरिमेंट करने में तीनों जो फ्लास्क थे, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की बात कर रहा हूं फ्रांसिस्को रेड्डी की, तो तीनों जो फ्लास्क थे उन तीनों फ्लास्क में अलग अलग चीज ले ली। जैसे तीनों फ्लास्क में ब्रॉथ ले लिया, मीट ब्रॉथ ले लिया। सो अगर आप मीट के छोटे छोटे टुकड़े करें, आपने ब्रॉथ ले लिया, मान लीजिए फिश मील ले लिया, वॉट एवर इट इज, आपने एक चीज तीनों में ले ली और उसके बाद में पहले में आपने कॉर्क लगा दिया, दूसरे में जैसा मैंने आपसे कहा गॉज लगा दिया और तीसरे को आपने ओपन छोड़ दिया। तो हो क्या रहा था यहां पर तो कुछ भी एयर भी नहीं जा रही है, यहां पर फ्लाइज भी नहीं जा रही है, यहां पर एयर जा रही है, फ्लाइज नहीं जा रही है, यहां पर दोनों जा रहे हैं। तो यहां पर उन्होंने क्या देखा कि मैगट्स अपीयर हुए, यहां मैगट्स अपीयर नहीं हुए लेकिन मैगट सरफेस पे अपीयर हो गए। मैगट सरफेस पे अपीयर हो गए, आप समझ सकते हैं गॉज के सरफेस पे जिसपे फ्लाइज आकर के बैठ रही होंगी, वहां पर मैगट्स अपीयर हो गए और यहां पर कुछ भी नहीं हुआ। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तीसरी चीज ये देखिए, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा। उन्होंने क्या किया कि इस मैगट्स को मेटामॉर्फोसिस होने दिया। सो ही फॉलोड द डेवलपमेंट ऑफ द मैगट्स, और उन्होंने देखा कि क्या इस मैगट से क्या होता है, तो देखा उन्होंने कि फ्लाइज बन गई। सो नाउ ही वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। सो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किसने किया? फ्रांसिस्को रेड्डी ने। लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं वहां पर साइंटिस्ट को सोसाइटी में मतलब कई बारी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। मेरे को उम्मीद है कि आपको गैलीलियो की स्टोरी याद होगी। So Galileo may have been killed actually for saying something that was against the norm that the people followed. लोग कहते थे कि अर्थ सेंटर में और सन चारों तरफ चक्कर लगाता है। He said कि नहीं, उल्टा है, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर था, उसको मारा नहीं जा सका लेकिन इंप्रिजन कर दिया।
and he was kept in a room. He was kept in a room. सो फ्रांसिस्को रेड्डी को पता था कि गैलीलियो के साथ क्या हुआ है, तो उन्होंने इसको इस तरह से पुटअप नहीं किया, इतना स्ट्रांगली पुटअप नहीं किया. दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इफ यू ट्राई टू रीड. जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा अपने आप भी कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. जब जैसे ही आपको टाइम मिले इसके बारे में कभी फ्रांसिस्को रेड्डी के बारे में पढ़िए कि आखिर में उन्होंने क्या कहा टू सेटिस्फाई द अथॉरिटीज इन द सोसाइटी, द रिलीजियस अथॉरिटीज. तो किस तरह से उन्होंने घुमा फिरा करके इस बात को कहने की कोशिश की कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होता है, इट अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. देखिए, देयर वाज अनदर साइंटिस्ट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ये किया कि उन्होंने कुछ फ्लास्क लिए, ध्यान से समझिएगा, उन्होंने कुछ फ्लास्क लिए और फ्लास्क में मीट ब्रॉथ रख लिया. तो अब हमने कहा लेट अस से दिस साइंटिस्ट टुक 3 ब्रॉथ्स, और उसमें उन्होंने क्या 3 फ्लास्क, और उन्होंने उसमें क्या रख दिया, ब्रॉथ रख दिया. अब देखिए, इसके बाद इन्होंने इसको हीट कर लिया, काफी ज्यादा क्या कर लिया, हीट कर लिया. द आइडिया वाज कि यहां पर अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है तो उसको खत्म किया जा सके. क्योंकि फ्रांसिस्को रेड्डी ने एक काम और किया था. उसने क्या किया कि जैसे मान लीजिए गॉज से मैंने इस फ्लास्क को कवर किया और यहां पर वो मटेरियल है जिससे मैगट्स बनते हैं. तो उन्होंने क्या किया कि जब यहां पर डेड फ्लाइज और डेड मैगट्स रखे, देखिए फ्लाइज और मैगट्स को मार के इसके साथ रख दिया, तब भी नए मैगट अपीयर नहीं हुए. लेकिन जब उन्होंने यहां पर लाइव फ्लाइज और लाइव मैगट्स रखे, तब उन्होंने देखा कि और मैगट्स भी बन रहे हैं. तो ये काम किसने किया था, फ्रांसिस्को रेड्डी ने, एक और सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में. तो इसने क्या किया कि इसने प्री एग्जिस्टिंग लाइफ को खत्म कर दिया. किससे, बॉइलिंग से, बहुत ज्यादा हीट करके इन्होंने उसको प्री एग्जिस्टिंग लाइफ को खत्म कर दिया. फिर व्हाट ही डिड वाज कि उन्होंने इनको ठंडा होने दिया, एक ठंडे टेम्परेचर में रूम में रख दिया ताकि ठंडा हो जाए, और ठंडा होते ही तीनों को कवर कर दिया. ठंडा होते ही तीनों को कवर कर दिया, और अनफॉर्चुनेटली कुछ में क्या अपीयर हो गए, मैगट्स अपीयर हो गए. So that means this scientist was actually again trying to think about spontaneous generation. एक और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट की गई जिसमें दूसरी तरफ के लोग ये कोशिश कर रहे थे कि वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन को प्रूव करें. फॉगीनेस आ गई इसमें. तो अब देखिए प्रॉब्लम क्या है यहां पर. अब हम जानते हैं कि जब आप ठंडा कर रहे हैं तब आपने कवर नहीं किया, थोड़ी देर के लिए ठंडा किया, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इसको कवर कर रहे हैं. इस बीच में कुछ में कंटेमिनेशन हो सकता है. दैट इज द बेसिक थिंग. सो ये जो एक्सपेरिमेंट था, it was done to show that probably spontaneous generation has some merit. लेकिन नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम. हमने ये कहा कि जी आपने जब ठंडा किया और इसके बाद जब इसको कवर किया, इस बीच में इसमें कंटेमिनेशन हो सकता है. तो इस एक्सपेरिमेंट को अब आपको जो दूसरा साइंटिस्ट याद रखना, आप देख रहे हो मैं बार बार कह रहा हूं एक साइंटिस्ट, मैं इसका नाम नहीं ले रहा हूं, मैं आपको बॉदर नहीं कर रहा हूं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से. लेकिन जिस नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान रखना है उसका नाम है स्प्लांजानी. तो स्प्लांजानी ने इस एक्सपेरिमेंट को बेटर किया. उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया कि आप ब्रॉथ को बॉयल कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं, मतलब कवर करने के बाद. तो पहले आप क्या कर दीजिए, कवर कर दीजिए ताकि बाद में कंटेमिनेशन ना हो. और उन्होंने एक मैकेनिज्म ये रखा, देखिए बड़ी सिंपल बात है. तो अब हमने ये कहा कि मान लीजिए मैं इसको कवर करके यहां पर ब्रॉथ रख देता हूं और उसके बाद इसको हीट कर लेता हूं. मेरे पास एक तरीका आ गया कि मुझे इसको बॉयल करने का मेथड मिल गया कवर्ड के अंदर. और क्यों कह रहा हूं मैं इस चीज को, क्योंकि यहां पर जो गैसेस है वो मुझे प्रैक्टिकली बार बार रिमूव कर लेनी पड़ेंगी. यहां पर जो गैसेस आएंगी उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव. ये तरीका उनके पास आ गया. फिर उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने ऐसा किया तो कहीं पर भी मैगट अपीयर नहीं हुए, तो फिर उन्होंने कहा कि इट हैज टू बी बायोजेनेसिस, लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा. लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का एक क्रिटिसिज्म हो गया. क्रिटिसिज्म ये हो गया कि लोगों ने ये कहा कि जो हम कह रहे थे वाइटल फोर्स चाहिए वो आपने हटा दिया. से फॉर एग्जांपल आपने यहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, आपने प्रॉपर एयर को रिमूव कर दिया, और वो इट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर द वाइटल फोर्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. तो लिविंग चीजों में जो वाइटल फोर्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो एनवायरनमेंट आपने क्या कर दिया, खराब कर दिया. इसलिए आपका एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं है. हालांकि ये इसको डिस्प्रूव कर रहा है, लेकिन यस देयर इज अ वैलिडिटी. आप कुछ भी कह सकते हैं, बट देयर हैज बीन अ पॉइंट दैट हैज बीन रेज्ड. सो देयरफॉर देयर मस्ट बी समथिंग मस्ट बी डन.
And then the conclusive evidence to disprove spontaneous generation was actually given by Louis Pasteur. और इन सब एक्सपेरिमेंट्स के बाद में वो एक्सपेरिमेंट जिसने इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन को कंक्लूसिवली डिस्प्रूव किया और बायोलॉजी की एक बहुत बड़ी नींव रखी. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग वन ऑफ द ग्रेट विक्ट्रीज ऑफ द साइंस इज डिस्प्रूविंग ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. कैसे, अभी हम देखते हैं. यह काम किया लुईस पास्चर ने. सो लुईस पास्चर ने, आप सब जानते हैं, आपने 9th-10th में भी पढ़ा है, आपकी किसी एक किताब में छोटी क्लास में मेरे ख्याल से फ्रंट कवर पे इसका एक्सपेरिमेंट का सेटअप भी दिया हुआ है. उन्होंने क्या किया कि फ्लास्क लिया और फ्लास्क का जो नेक है वो स्वान नेक शेप में इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया, बेंड कर दिया. कई सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए. मैं आपको एक सिंपल आइडिया दे रहा हूं. सो यहां पर मीट ब्रॉथ रख दिया और इसको बॉयल किया, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ को खत्म कर दिया. यहां पर एक ट्रैप बन गया, देख रहे हैं यहां पर फॉगीनेस आएगी जब आप बॉयल करेंगे, फॉगीनेस आएगी. तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि एयर तो आ सकती है लेकिन माइक्रोब्स और फ्लाइज नहीं आएंगे. दिस इज द ट्रैप वी आर टॉकिंग अबाउट. ये जो स्वान नेक शेप्ड है, मान लीजिए अगर यहां पर आप एक वाटर ट्रैप लगा दें तो आप जानते हैं कि गैस तो डिफ्यूज करके आ सकती है लेकिन लाइफ नहीं आएगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा. लेकिन इसको कंट्रोल सेटअप बनाने के लिए लुईस पास्चर ने एक फ्लास्क उसकी नेक को तोड़ दिया. तो यहां से नेक को तोड़ दिया तो इसको स्ट्रेट छोड़ दिया. इसको क्या छोड़ दिया, स्ट्रेट छोड़ दिया. और इसमें बड़ी आसानी से क्या घुस रही थी, फ्लाइज घुस रही थी. और यहां पर भी उन्होंने ब्रॉथ को क्या कर दिया, हीट कर दिया. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज अलाउड टू रन फॉर मेनी डेज. यहां पर क्या अपीयर हुआ, मैगट्स अपीयर हुए, यहां पर लाइफ अपीयर नहीं हुई. एंड ही सेड कि क्योंकि यहां पर फ्लाइज जा रही हैं. नाउ लेट अस नॉट फॉरगेट बाय द टाइम ऑफ लुईस पास्चर. लुईस पास्चर को आप जानते हैं, पास्चुराइजेशन. लुईस पास्चर को आप जानते हैं, फर्मेंटेशन, यीस्ट के बारे में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. इसका मतलब साइंस और डेवलप होती चली गई. एंड पीपल वर अवेयर ऑफ एग्स, पीपल वर अवेयर ऑफ द माइक्रोबियल वर्ल्ड अ लिटिल बिट. इसके बारे में लोगों को पता था. अब उन्हें पता था कि जो फ्लाइज और मैगट्स के बीच में एग भी कोई चीज होती होगी जो आंख से दिखाई नहीं देती है. एग और इस मैगट का मेटामॉर्फोसिस आप पहले ही देख चुके हैं. सो दैट मींस नाउ यू pretty much know the life cycle. आपको पता है कि फ्लाई एग ले करती है, लार्वा में डेवलप होता है, लार्वा मेटामॉर्फोसिस होकर के एडल्ट फ्लाई बनता है. से फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट वाज नोन. द आइडिया वाज टू डिस्प्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन कि इसके अलावा किसी और तरीके से तो लाइफ नहीं हो रही है ओरिजिनेट. ये हो सकता है एक तरीका हो तो दूसरे लोग ये कहें कि जी इससे भी होती होगी और इससे भी होती होगी, पर दैट हैज बीन प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड. सो दिस एक्सपेरिमेंट एक्चुअली कंक्लूसिवली डिस्प्रूव्ड the spontaneous generation of life. And again I am saying this is a big victory of science. देखिए कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मलेरिया का मतलब, देखिए मलेरिया का नाम इस तरह से पड़ गया कि इट इज माल एयर. माल एयर मतलब जब बुरी हवा चलती है तो मलेरिया होता है. सो अब जब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंस की, आप मिथ को बस्ट करेंगे ना. आज भी सोसाइटी में बहुत सारी मिथ है और साइंस का काम क्या है कि वो इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप से इन मिथ को क्या करती जाती है, बस्ट करती जाती है. सो देखिए, अब हमने क्या कहा कि माल एयर मलेरिया होता है. रोनाल्ड रॉस ने इसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल पता कर ली, आप जानते हैं. और अब हमें पता है कि ये चीज है प्लाज्मोडियम जो करता है, और इस प्लाज्मोडियम को इस क्लोरोक्वीन, क्विनीन, आर्टिमेसिनिन से मारा जा सकता है. सो नाउ देयर इज अ जर्म. The germ enters the organism, it causes the disease. Now we know the cause of the disease, therefore we know the treatment. We know the entire life cycle. हमें पता है इसको किस तरह से किल करना है. कितनी बड़ी डेवलपमेंट की बात मैं आपसे कर रहा हूं. So that means this disproval of spontaneous generation of life actually gave rise to germ theory of disease and led to the development of famous Koch's postulates. So मान लीजिए कॉक्स पोस्टुलेट के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं. मान लीजिए आप कहते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. हाउ डू यू नो? तो आप कहेंगे सर हमने किताब में पढ़ा है, 3-4 बार आपने भी बताया है, हमें तो पता है इस बात का. लेकिन पहले आदमी को कैसे पता चला? तो
हम तो उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो दूसरों ने बड़ी मेहनत से, बड़े दिमाग से, अथक परिश्रम से, सालों की लगन से, मेहनत से डेवलप की है। हमें शायद उसकी कीमत का अंदाजा नहीं है। वी डू नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस, वी डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ दीज पीपल जिन्होंने हमारी लाइफ को इतना इंप्रूव किया। अपने आसपास देखिए, जिस आप कमरे में बैठे, देखिए साइंटिस्ट ने आपको क्या क्या दिया है। देखिए, आप मेरे को सुन पा रहे हैं, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है साइंस की। We take these things for granted. We do not understand. And that is why people ask me, why do we study history sometimes? Because it tells us what it takes. हमें पता चलता है क्या गलतियां हुई, उन्हें हमें नहीं करना है। बहुत सीख मिलती है, हमें पता लगता है। We get inspired by these stories. And therefore we must study a little bit of history as well. Relevant history भी हमको पढ़नी चाहिए। तो हमने क्या कहा कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करता है कि नहीं करता है। इसका मतलब अगर किसी आदमी में ट्यूबरकुलोसिस है तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होना चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू आइसोलेट दिस बैक्टीरियम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेशेंट और नॉट, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां आपने उसको आइसोलेट कर दिया, देन यू मस्ट बी एबल टू कल्चर इट। इसको आप कल्चर कीजिए, आप ये देखिए कि यही है या इसके प्रोजेनी भी इस काम को कर सकते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एज अ होल इस काम को कर सकता है कि नहीं करता है। आप इसे क्या कीजिए, कल्चर कीजिए। कल्चर करने के बाद में इसको इनोक्यूलेट कीजिए किसी और एक्सपेरिमेंटल एनिमल में, और उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाए, ट्यूबरकुलोसिस प्रोड्यूस हो जाए। और उस ट्यूबरकुलोसिस प्रोड्यूस होने के बाद में उससे फिर आपको क्या मिल जाए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मिल जाए, तब आप कहेंगे यह है कॉक्स पोस्टुलेट। And then you understand the life cycle of the Mycobacterium tuberculosis. You understand what exactly it is made up of. Acid fast bacillus है, किस तरह से इसको मारा जा सकता है। And then you have a cure of a potentially fatal disease. This is science. This is what we people do. सो मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई होगी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन किस तरह से डिस्प्रूव किया गया। एक पासिंग रिमार्क एक और थ्योरी के बारे में दे रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एज पैंस्पर्मिया। सो एक और थ्योरी ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, इसे हम कहते हैं पैंस्पर्मिया, या इसको कॉस्मोजोन थ्योरी भी कहते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि लाइफ अर्थ पे इवॉल्व ही नहीं हुई। तो ये क्वेश्चन ही गलत है कि लाइफ कहाँ पर इवॉल्व हुई, अर्थ पे। तो देखिए, आपने क्वेश्चन क्या पूछा है कि अर्थ पे लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। हमने क्या कर दिया कि इसमें बाहरी ताकतों का हाथ है, ये बाहर से कहीं से आई है लाइफ। पैंस्पर्मिया या इसको क्या कह दिया, कॉस्मोजोन थ्योरी। सो कॉस्मोजोन थ्योरी और पैंस्पर्मिया का मतलब समझिए। अब ये कह रहे हैं कि लाइफ कहीं स्पेस में हुई। सो आप जानते हैं हम बहुत जगह वाटर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कोई हैबिटेबल प्लेनेट है क्या अर्थ की तरह। अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा कि कोई पता नहीं कितने लाइट ईयर्स एगो कोई एक ऐसी जगह है जहां पर सन और उसके चारों तरफ तीसरे चौथे नंबर का प्लेनेट बिल्कुल अर्थ जैसा है। दिस इज अ वेरी रिसेंट डिस्कवरी, आई डू नॉट नो द नेम। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, अनफॉर्चुनेटली मुझे नाम नहीं पता है, आप ढूंढिए इसको। तो आप ये देखिए कि अभी रिसेंटली उनको पता है कि हैबिटेबल जोन, किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, किस तरह का, कितनी दूरी चाहिए सन के साथ में, इस तरह का एक प्लेनेट उनको कुछ लाइट ईयर्स दूर एक उन्होंने ढूंढ करके निकाला है। वहां पर लाइफ है कि नहीं है, वी डू नॉट नो। हम जुपिटर के एक मून यूरोपा के आसपास घूमते चले गए, वो एक बड़ा पोटेंशियल कैंडिडेट था किसी टाइम पर कि वहां पर लाइफ हो सकती है कि नहीं हो सकती है। मार्स के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। आप देखिए पिक्चर्स आती हैं यूएफओ। देयर इज सपोज टू बी एन एरिया, आई थिंक एरिया 51 इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये चलती है कि उन्होंने कुछ एलियंस को बंदी बना करके रखा हुआ है। कितनी पिक्चरें बनी है इस चीज के ऊपर। एंड बिलीव मी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वो होती है जिसमें सबसे ज्यादा लोग बिलीव करते हैं, एंड स्पेशली इफ इट इज अगेंस्ट द पावरफुल पीपल। सो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बहुत लोग बिलीव करते हैं। और देखिए उड़न तश्तरी देखने को मिलती है, पता नहीं लोग कहते हैं कि ये हुआ वो हुआ। सो देयर आर सम थिंग्स। तो बहुत से लोग एक्चुअली मानते हैं इस चीज को कि लाइफ हो सकता है कि कहीं आउटर स्पेस में ओरिजिनेट हुई और अपनी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में, जिसे आपने स्पर्म या स्पोर कहा। आप जानते हैं बैक्टीरिया बहुत रेजिस्टेंट स्पोर्स बनाते हैं, और वो मीटियोर्स में जाकर के एम्बेड हो गए, और जब ये मीटियोर्स अर्थ पर आकर के गिरे, सो लाइफ कहीं पर ओरिजिनेट हुई अपनी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में, वहां के रॉक्स में एम्बेड हो गई। वो रॉक्स मीटियोर की तरह आकर के, समझ लीजिए, अर्थ के ऊपर आकर के गिरे, और जैसे ही वो गिरे उन्होंने अर्थ के सरफेस को इंप्रेग्नेट कर दिया इस पर्टिकुलर लाइफ से। और क्योंकि यहां पर कंडीशंस बहुत कंड्यूसिव थी, लाइफ यहां पर फ्लरिश और इवॉल्व कर गई। आई एम नॉट सेइंग दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस मे बी पॉसिबल, दिस मे बी पॉसिबल। अगेन आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इट। ये पॉसिबल हो सकता है। हम जानते हैं मीटियोर्स में कुछ इस तरह की चीजें हमें देखने को मिली हैं।
So this is very, very interesting thing again. So there is another theory which is called as cosmos. Many scientists actually believe in it. So एक और चीज समझ लीजिए कि ये हो सकता है कि लाइफ कहां से आए, लेकिन हम अभी भी इस चीज को इसको क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन रास्ता जो टेरेन है वो इतना रगेड है कि लाइफ सरवाइव कर जाए वहां से यहां तक आने में, एम्बेडेड विद इन द रॉक्स, इट इज वेरी अनलाइकली। इट इज वेरी अनलाइकली। दिस इज आवर नंबर 1 प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस। सो मैंने आपको, अब आप कहेंगे कि सर ने आधे पौने घंटे में हमें वो सारी चीजें बता दी जो कि मतलब जिनको हम डिस्प्रूव करते जा रहे हैं या हम मानते नहीं हैं। तो एक्चुअली लाइफ ओरिजिनेट हुई कैसे है? सो असली मुद्दे की बात तो ये हुई कि आप मेरे से कहेंगे सर ये तो बताइए कि लाइफ ओरिजिनेट हुई कैसे। तो देखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो हाइपोथेसिस बताऊंगा। देखिए, मैं अभी भी शब्द क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, हाइपोथेसिस बताऊंगा, जिसके लिए हमारे पास सबसे ज्यादा अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस है, जिसे हम प्रूव करते हैं। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट एग्री दैट दिस वुड हैव हैपेंड, ये ही हुआ होगा, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस हो सकती है। सो व्हेन आई कम बैक वी विल लुक एट the hypothesis or the explanation of the origin of life that is followed by most of the scientists in this world. Thank you.